हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर दोस्तों वो क्वेश्चन हमारे कन्फ्यूजन की वजह से या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी जिन पर्टिकुलर टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हमने बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से और बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है, जिनके वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हमने पार्ट 1 लेकर आए थे, जिसके अंदर हमने गुप्तकालीन प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और जिला प्रशासन की हमने बात की थी। और इसके बाद हम आज पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम ग्रामीण प्रशासन, न्याय प्रशासन और शहरी प्रशासन की बात करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सभी तरह के एग्ज़ाम जैसे कि एनटीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट के जो भी पीसीएस वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में मौर्यकालीन और गुप्तकालीन प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों टॉपिक के हमने प्रशासन के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आज का वीडियो हमारा गुप्तकालीन प्रशासन का पार्ट 2 है, जिसमें हमने ये जो बताए हैं इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो बिना समय गवाए चलते हैं हम हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से ईजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम गुप्तकालीन प्रशासन का जो पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं दोस्तों। इसके अंदर हम ग्रामीण प्रशासन की बात करेंगे, सैन्य प्रशासन की बात करेंगे, न्याय प्रशासन की बात करेंगे। इसके अलावा जो गुप्तकालीन कर व्यवस्था थी, किस तरीके से कर लगाया जाता था, किसके ऊपर कर लगाया जाता था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, आई होप आज के वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नगर और ग्राम प्रशासन की बात कर लेते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने जिला प्रशासन तक की बात की थी, और अब जिला प्रशासन के बाद जो अगली इकाई आती है दोस्तों, वो ग्राम प्रशासन या नगर प्रशासन आता है। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं किस तरीके से गुप्तकालीन प्रशासन में नगर प्रशासन या ग्रामीण प्रशासन का संचालन किस तरीके से होता था। तो देखते हैं। तो नगर को जो कहा जाता था दोस्तों, गुप्तकालीन प्रशासन के अंदर नगर को पुर कहा जाता था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गुप्तकालीन प्रशासन में नगर को किस नाम से संज्ञा प्रदान की गई थी या नगर को क्या कहा जाता था। तो पुर कहा जाता था, और इसका जो प्रमुख होता था वो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पुरपाल। तो दोस्तों, जो पुर का जो प्रमुख होता था उसको पुरपाल, यानी कि पुर का जो मेन अधिकारी है, मेन हेड है, जिसके अंतर्गत ये सारी व्यवस्था देखने का कार्य इसके अंतर्गत आता है, तो उसको पुरपाल कहा जाता है। तो बस इतना ही फैक्ट आपको याद रखना है। नगर प्रशासन में तो बस इतनी चीज़ें आपको देखने को पड़ती है। फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक विति नामक एक इकाई देखने को मिलती है। तो विति क्या होती थी दोस्तों, विषय की एक छोटी इकाई होती थी। तो विषय क्या होता था दोस्तों, जिला। और दूसरा दोस्तों होता है नीचे ग्राम। तो ग्राम और जिला के बीच में एक विति नामक इकाई होती थी दोस्तों। तो विति अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखो, तो ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल की जो इकाई होती है उसको विति कहा जाता था। तो विषय से छोटी होती थी और ग्रामीण जो ग्राम पंचायत या ग्राम जो होता था उससे बड़ी होती थी। तो विति एक बीच की इकाई थी, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप तहसील या ब्लॉक समझ सकते हो। तो विति नामक एक इकाई होती थी जो विषय से छोटी इकाई होती थी। ये हो गया आपका। इसके बाद एक पेट होता था दोस्तों, पेट होता था ग्राम संघ। तो जनपद, जो एक जनपद होता है दोस्तों, जनपद के अंदर वार्ड होते हैं कई सारे। अगर ग्रामीण प्रशासन या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अगर आप रहते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आती होगी कि जनपद, एक जनपद सदस्य का चुनाव होता है, जो कई सारे मतलब लगभग 4 या 5 पंचायतों का एक प्रमुख होता है जनपद सदस्य। एक तो होता है जनपद, जनपद अध्यक्ष होता है, दूसरा एक जनपद सदस्य होता है। तो एक जनपद के अंदर कई सारे जनपद होते हैं, उन जनपदों में से भी 5-5 जनपद का एक जनपद सदस्य चुना जाता था। तो जो जनपद सदस्य होता है, वो जनपद सदस्य के अंतर्गत लगभग 5 से 7, 10 गांव, 15 गांव, इस तरीके से गांव आते थे। तो उनका ग्रामों का संघ होता था। तो इस तरीके से दोस्तों गुप्तकालीन प्रशासन में भी इस तरीके की चीज़ देखने को मिलती है। उसको पेट कहा जाता था, जिसमें ग्राम संघ होते थे। इस ग्राम संघ के अंतर्गत आपको 5, 10, 15 जितने भी होते हैं उनके संघ होते थे। और इन संघों का जो पूरा एक होता था उसको विति कहा जाता था। फिर विति से ऊंची आपकी जो बड़ी जो इकाई थी वो आपकी विषय थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। फिर आखिरी की जो इकाई होती है दोस्तों, ग्राम होता है। तो ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको भोजक कहा जाता है।
तो ग्राम को ग्रामिक भी कहा जाता है और भोजक भी कहा जाता है दोस्तों। ग्रामणी, ग्रामिक, भोजक, ये सारे ग्राम के जो प्रमुख होते थे उनको कहा जाता था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। भोजक कौन होता था? ग्राम का प्रमुख। तो ये हमने ये चीज़ें देख ली है। इसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायतों को पंचमंडली कहा जाता था, जिसका उल्लेख सांची लेख में किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो ग्राम पंचायतों को जो है पंचमंडली भी, पंचमंडली क्यों दोस्तों? ग्राम पंचायत या ग्रामीण प्रशासन में हम आज भी देखते हैं कि 5 जने या 5 सदस्य लोग मिलकर जो है गांव की जो समस्या होती है, गांव का जो न्याय होता है, गांव का जो फैसले होते हैं, वो पंचमंडली या पंच परमेश्वर के द्वारा संपादित करवाए जाते हैं। तो उसी तरीके की इकाई यहाँ पे देखने को मिलती थी। ग्राम पंचायतों को पंचमंडली, यहाँ पे 5 सदस्य होते थे, उनको पंचमंडली कहा जाता था। तो इस तरीके से आपको ये ग्राम पंचायत के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इस बात की जानकारी किस में मिलती है दोस्तों? सांची लेख में मिलती है। अब आपको कमेंट्स करके ये बताना है दोस्तों कि सांची लेख किस गुप्त काल के किस शासक का ये था। तो आपको मैं ऑप्शन अगर देना चाहूँ दोस्तों तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, इन चारों शासकों में से किसी एक शासक का ये अभिलेख था। तो आपको इन चारों में से किसी एक जिसका भी ये अभिलेख है, सांची अभिलेख, वो आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट माना जाता है क्योंकि सांची अभिलेख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें उस शासक की एक उपाधि के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। नगर प्रशासन में किस तरीके से कि नगर को पुर कहा जाता था, उसका प्रमुख को पुरपाल कहा जाता था। फिर उससे जो छोटी इकाई होती थी, विषय से छोटी, जिले से छोटी जो इकाई होती थी, उसे विति कहा जाता था, जिसको हमने देखा दोस्तों तहसील लेवल या ब्लॉक लेवल की जो इकाई होती थी। इसके बाद पेट होता है, जो ग्रामों का संघ होता था, जिसके अंदर 5, 10, 15, 20 गाँव का एक संघ होता था। फिर भोजक आता है दोस्तों। भोजक जो होता है ग्राम का प्रमुख होता है। और ग्राम पंचायतों को पंचमंडली, जैसे कि 5 पंच परमेश्वर या 5 सदस्य जो होते हैं उनको पंचमंडली कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद ग्राम सभा की बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्राम सभा, जैसे कि हमने अब आखिरी इकाई की बात कर ली। सबसे पहले हमने केंद्र की बात की थी, फिर उसके बाद प्रांत की बात की, फिर हमने जिला की बात की, फिर उसके बाद हमने विति की बात की। अब विति के बाद जो सबसे छोटी इकाई मानी जाएगी वो ग्राम है। तो ग्राम सभा के अंदर जो किस तरीके से पूरा शासन प्रशासन संचालित होता था उसके बारे में देख लेते हैं। तो ग्राम के जो प्रमुख अधिकारी होते थे, जो अधिकारी ग्राम को जो प्रशासन है उसको संभालते थे, उसमें जो ग्राम का प्रमुख होता था उसको तो भोजक या ग्रामिक कहा जाता था। मगर उसके साथ साथ कुछ अधिकारी भी होते थे। तो उन अधिकारियों को हम देख लेते हैं कौन कौन से अधिकारी थे। तो अष्टकुलाधिकारी, तो अष्टकुलाधिकारी जो होता था दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना, अष्टकुलाधिकारी जो होता था भूमि संबंधी क्रय विक्रय का अधिकारी होता था। मतलब ग्राम, जैसे कि एक ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत के अंदर कोई व्यक्ति अपनी भूमि को बेच रहा है, तो कोई बेच रहा है और कोई उसी दूसरे इंसान उसको खरीद रहा है। तो भूमि का क्रय विक्रय जो होगा वो अष्टकुला अधिकारी के माध्यम से होगा। मतलब इसके हैंड ओवर, यानी कि इसके हस्तक्षेप के माध्यम से ये पूरा सौदा या पूरा जो भी व्यापार हो रहा है, भूमि का क्रय विक्रय का जो भी काम हो रहा है, वो सारा के ऊपर नियंत्रण जो होगा अष्टकुला अधिकारी का होगा। अगर इसने बोल दिया कि नहीं बेचना है तो नहीं बेचेगा, और इसके मतलब इसकी परमिशन के बगैर आप भूमि का क्रय विक्रय नहीं कर सकते थे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों ग्रामिक जो होता है, ग्रामिक और भोजक एक ही माना जाता है दोस्तों। गांव का जो मुखिया होता है, ग्राम का जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का, उसको भोजक बोला जाता है, और गांव का जो मुखिया होता है उसको ग्रामिक बोला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों महत्तर जो होते हैं पंचायत के सदस्य होते हैं। तो एक पंचायत होती है, उस पंचायत का प्रमुख आपका जो होता है ग्रामिक होता है, उसमें कई सारे सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को महत्तर कहा जाता है दोस्तों। तो महत्तर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। महत्तर कौन था? तो ग्राम का सदस्य होता है। जैसे कि मेंबर वगैरह जो होते हैं, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखोगे, जो गाँव लेवल के जो लोग होते हैं उनको पता होगा इस बारे में कि ग्राम के अंदर एक सरपंच होता है, और सरपंच के कई सारे पंच होते हैं, पंच या मेंबर। तो उन मेंबरों को महत्तर कहा जाता था दोस्तों गुप्त काल के प्रशासन में। इसके बाद अगला अधिकारी होता है दोस्तों कुटुंबिन। तो कुटुंबिन जो होता था परिवार का सदस्य, स्वतंत्र किसान। तो दोनों बात एक ही है दोस्तों। जो परिवार यानी कि जो कुटुंब होता था, उस कुटुंब का जो सदस्य होता था उसको कुटुंबिन कहा जाता था, और ये स्वतंत्र किसान हुआ करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है फैक्ट के तौर पर। इसमें क्या देखा हमने दोस्तों, ग्राम प्रशासन में अष्टकुला अधिकारी जो ग्राम के क्रय विक्रय अधिकारी से संबंधित था, और ग्रामिक जो गाँव का प्रमुख होता था, महत्तर ये पंच सदस्य वगैरह मेंबर की तरह होता था, और कुटुंबिन कुटुंब का प्रमुख होता था। इसके बाद दोस्तों न्याय प्रशासन की बात कर लेते हैं। न्याय प्रशासन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि न्याय प्रशासन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों न्याय प्रशासन में दंड और महादंड नायक। एक होता है दंड नायक, दूसरा होता है महादंड नायक। तो दंड नायक और महादंड नायक कौन होते थे दोस्तों? ये न्यायाधीश होते थे। तो ये आपको बस ऐसे याद रह जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दंड नायक की बात की थी, तो वही दंड नायक यहाँ पे न्यायाधीश है। इसके बाद दोस्तों एक लेखक की रचना है मृच्छकटिकम।
तो आपको एक कमेंट्स करके बताना है मृच्छकटिकम जो है किसकी रचना है, जिसके अंदर आपको गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन प्रशासन में भी खास तौर पे जो न्याय प्रशासन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो मृच्छकटिकम जो है किसकी रचना है आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। 2 क्वेश्चनों को आपको कमेंट्स करके बताना है, एक तो सांची अभिलेख के बारे में पूछा है आपसे, और एक आपको मृच्छकटिकम जो किसकी रचना है ये आपको कमेंट्स करके बताना है। तो इसके अंदर नगर न्यायालय को अधिकरण मंडप और जो उसका न्यायाधीश होता था उसको अधिकरणिक कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अंदर जो है नगर का जो न्यायाधीश होता था, नगर का जो न्यायालय होता था, जैसे एक तो ग्राम का न्यायालय होता है, एक नगर का न्यायालय होता है, एक प्रांत का न्यायालय होता है, एक सम्राट का न्यायालय होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, आगे न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो जो नगर का न्यायालय होता है उसको इस पुस्तक के माध्यम से, मृच्छकटिकम के माध्यम से अधिकरण मंडप, जिसके अंदर अधिकरण वगैरह जैसे कि जो भी प्रावधान वगैरह होते हैं, जो भी अध्यादेश वगैरह होता है, उनका जो मंडप होता है जहाँ से फैसले सुनाए जाते हैं उसको अधिकरण मंडप कहा जाता है। और जो इसका प्रमुख जो न्यायाधीश होता था उसको अधिकरणिक कहा जाता था, मतलब उसके अधिकार में सारी चीज़ें होती थी, वो फैसला सुना सकता था। इस तरीके से चीज़ें आपको रिलेट करना है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों धर्मासन, तो धर्मासन जो होता था ये सम्राट का न्यायालय होता था। इसी तरीके से आप याद रख सकते हो दोस्तों, जो धर्म रक्षक होता है वही सम्राट होता है। तो धर्म रक्षक या धर्मासन मतलब जो धर्म की शासन, मतलब धर्म के जो आसन पे बैठने वाला होता है, जो धर्म की रक्षा करने वाला होता है वो सम्राट होता है, और सम्राट का न्यायालय धर्मासन कहलाता है। यह आपको याद रखना है। इसके बाद प्राण विभाग, तो प्राण विभाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एनटीए यूजीसी नेट के अंदर पूछा जा चुका है। टीजीटी पीजीटी में भी पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्या होता है दोस्तों, जब सम्राट की अनुपस्थिति होती है, तो सम्राट जब अनुपस्थित होता है तो उसके अनुपस्थिति में जो न्यायालय का जो कार्य करता है, जो फैसले सुनाता है, उसे प्राण विभाग कहा जाता है। सम्राट की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायाधीश, तो मतलब सम्राट के बाद जो आता है सबसे ज़्यादा सर्वोच्च न्यायाधीश, वो प्राण विभाग होता है। और ये कब अपने फैसले सुनाता है, जब सम्राट कहीं जाते हैं युद्ध वगैरह, कहीं भी मतलब छुट्टियों पे जब चले जाते थे, तो उनके पश्चात दोस्तों जो न्यायालय की जो व्यवस्था देखता था, सम्राट के न्यायालय की, जो धर्मासन जो वाला जो न्यायालय उसकी जो व्यवस्था देखता था, उसको प्राण विभाग कहा जाता था। अब बाद में हम देख लेते हैं दोस्तों अगला न्यायालय प्रतिष्ठित। तो प्रतिष्ठित जो होता था स्थायी न्यायालय होता था दोस्तों। स्थायी न्यायालय का मतलब जहाँ पे प्रतिष्ठित का मतलब जो दोस्तों एक जगह जहाँ पे स्थायी कर दिया जाता है, प्रतिस्थापना या प्रतिष्ठित कर देना, इस तरीके की चीज़ें आपको पता होगी। तो एक जगह जब स्थायी किसी चीज़ को, जैसे कि वर्तमान में कहीं से भी कोई सा भी एक न्यायालय, जैसे कि कोई सा हाई कोर्ट है, दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट है, तो उसको प्रतिष्ठित कर दिया एक जगह, तो दिल्ली के अंदर रहकर वो दिल्ली वालों का या दिल्ली से रिलेटेड जितने भी जो भी केस है उनके ऊपर अपनी जांच पड़ताल कर रहा है। तो इस तरीके के जो प्रतिष्ठित न्यायालय होते हैं उनको, स्थायी न्यायालय को ही प्रतिष्ठित न्यायालय कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों एक अप्रतिष्ठित न्यायालय होता है। अप्रतिष्ठित न्यायालय मतलब एक जो बेंच बनाई जाती थी, मतलब किसी खास विशेष केस के ऊपर एक बेंच बनाकर उनको उस केस को सौंप दिया जाता था कि आपको इस केस को सोल्व करके देना है, तो उसको अप्रतिष्ठित कहा जाता था। एक तो होती है प्रतिष्ठित जो स्थायी होती थी, और एक अप्रतिष्ठित होती है जिसको मतलब 4-5 जजेस की बना के, बेंच बना के, जिस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों कि अभी वर्तमान में भी कई सारे बड़े बड़े केसों में बेंच बनाकर एक 4-5 सदस्यों को बिठाकर उसको न्यायालय के अंदर उनको बेंच बनाकर बिठा दिया जाता है, और वो उस केस की सुनवाई करते हैं, और उस केस की सुनवाई के पश्चात उस बेंच को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों अप्रतिष्ठित होती है जो विशेष प्रयोजन के लिए स्थापित, मतलब विशेष केस, जो कोई सा मतलब बड़ा केस होना या कोई सा स्पेशल केस जो होता है उसके लिए ये अप्रतिष्ठित न्यायालय को बिठाया जाता था विशेष प्रयोजन पे। इसके बाद दोस्तों एक होता है शासित। तो शासित क्या होता है, जो राजा के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, तो राजा के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करवाया जाता था उसको शासित कहा जाता था। मतलब वो शासन के अंतर्गत, यानी कि शासक के अंतर्गत जो न्यायालय होता था उसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था, जो राजा के द्वारा हैंड ओवर होता है, जो राजा के मतलब हस्तक्षेप या राजा के अधिकार में होता था। इसी तरीके से एक होता था दोस्तों मुद्रित न्यायालय। तो मुद्रित न्यायालय जो होता था दोस्तों ये प्राण विभाग के न्यायालय को कहा जाता था, जिसका हमने देखा था कि सम्राट की अनुपस्थिति में जो न्यायालय का जो कार्य करता था सम्राट के न्यायालय का, उसको मुद्रित न्यायालय कहा जाता था। तो मुद्रित का मतलब हो गया दोस्तों सम्राट, मतलब इस तरीके से रिलेट कर सकते हो दोस्तों, सम्राट की मुद्रा का न्यायालय जो होता है, जैसे कि ये सम्राट की तरह तो नहीं था, मगर ये सम्राट की मुद्रा के अनुसार था। प्राण विभाग जो था सम्राट की मुद्रा के अनुसार था, मतलब सम्राट जो जिस तरीके से कार्य करता था उसी तरीके की मुद्रा रूपी कार्य, उसी की मुद्रा में बैठकर कार्य प्राण विभाग कर सकता था। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। दंड नायक, महादंड नायक आपके न्यायाधीश है। मृच्छकटिकम के अंदर आपको नगर के न्यायालय को अधिकार मंडप और उसके प्रमुख को अधिकरणिक कहा जाता था। धर्मासन को आपको सम्राट का न्यायालय, प्राण विभाग जो होता था अनुपस्थिति में न्यायालय का कार्य करता था।
ये प्रतिष्ठित जो न्यायालय, स्थायी न्यायालय होते थे, अप्रतिष्ठित विशेष प्रयोजन मतलब स्पेशल केस पे आपको स्थापित किए जाते थे। शासित जो होता था वो शासक के द्वारा स्थापित करवा कर सर्वोच्च न्यायालय बनाया जाता था, और मुद्रित जो होता था प्राण विभाग का न्यायालय होता था। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा दोस्तों हम सैन्य प्रशासन की बात कर लेते हैं। सैन्य प्रशासन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो सैन्य प्रशासन की अगर बात करें दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, मौर्य प्रशासन में और आपके गुप्त प्रशासन में सैन्य प्रशासन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब वैसे तो पूरे प्रशासन को माना जाता है, मगर शब्दावलियाँ जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो सैन्य प्रशासन में जो सबसे पहला जो देखते हैं दोस्तों, बलाधिकरण। तो बलाधिकरण जो होता है दोस्तों, सेना का कार्यालय होता है। तो बल का मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया था, बल जो होता है सैन्य बल, पुलिस बल वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें होती है ये सेना से रिलेटेड होती है, फोर्स से रिलेटेड होती है, मतलब शक्ति से रिलेटेड होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो दोस्तों बलाधिकरण। तो हमने यहाँ पे देखा था दोस्तों अधिकरण, और यहाँ पे बलाधिकरण। तो करण का मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, करण जो है किसी कार्यालय का, किसी ऑफिस का, किसी एक निश्चित जगह का नाम है, जिससे आप रिलेट कर लेना। तो बलाधिकरण जो है दोस्तों सेना का कार्यालय है। इसके बाद महाबलाधिकृत, तो हमने इसके बारे में बात ही कर ली थी दोस्तों। सेना का सर्वोच्च अधिकारी, जो बल का जो महान होता है वो सर्वोच्च होता है। तो महान अधिकारी जो है दोस्तों, सेना का सर्वोच्च अधिकारी को महाबलाधिकृत कहा जाता है। महापिलुपति, तो महापिलुपति दोस्तों, तो हमने इससे पहले भी देखा था दोस्तों, तो पील खाना, पीत खाना आपने मध्यकालीन प्रशासन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो महापीलुपति, तो पीलू जो होता है दोस्तों उसको हाथी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो महापीलुपति हाथी सेना का प्रमुख। तो पील जो होता है उसको हाथी को कहा जाता है। तो पील प्रमुख जो होता है दोस्तों वो हाथी सेना का प्रमुख होता है। भटासुपति, तो अशुपति, भटास अशु आ रहा है इसमें, तो अशु कौन होता है दोस्तों, घोड़ा होता है। तो घुड़सवार सेना का प्रमुख भटासुपति। रण भंडागारिक, तो रण भंडागारिक, तो रण का मतलब तो गया दोस्तों युद्ध क्षेत्र, और भंडागारिक का मतलब होगा दोस्तों साज सामान रखने का जो एक विभाग होता है, भंडार गृह, जो गोडाउन होता है, जो मतलब जिसके अंदर सारी साज सामान, सैन्य व्यवस्था की जितनी भी जो भी चीज़ें होती है वो भंडार के अंतर्गत रखी जाती है। दोस्त रण भंडागारिक, जो सैन्य सामान की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। तो रण भंडागारिक मतलब रण तो होगा आपका सेना यानी कि जो युद्ध से रिलेटेड, और भंडागारी को जो होगा उसका अधिकारी, भंडार का जो अधिकारी हो जाए उसको कहा गया है। तो सैन्य सामान की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। चोर धरणिक, तो चोर धरणिक में तो आपको दिख ही रहा है दोस्तों, चोर पकड़ने वाला सिपाही। तो धरणिक का मतलब जो अधिकारी, और चोर पकड़ने वाला, जो चोर से चोर पकड़ने वाला अधिकारी। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो बलाधिकरण सेना का कार्यालय, महाबलाधिकृत सर्वोच्च सेना का प्रमुख, पीलुपति सेना का, हाथी सेना का प्रमुख, भटासुपति घुड़सवार सेना का प्रमुख, रण भंडागारिक, तो रण के समय जो भंडार का जो प्रमुख होता है, और चोरों को पकड़ने वाला चोर धरणिक। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद भू राजस्व प्रशासन से रिलेटेड बात कर लेते हैं दोस्तों। भू राजस्व प्रशासन से क्या क्या किस तरीके से दोस्तों भूमि का वर्गीकरण किया गया था, किस तरीके से भूमि का नामकरण किया गया था, देख लेते हैं। सबसे पहले भूमि की बात कर लेते हैं दोस्तों, छिद्र भूमि न्याय। तो छिद्र भूमि न्याय, तो आपने दोस्तों भूमि छिद्र न्याय के बारे में सुना होगा कि भूमि छिद्र न्याय में राजा जो है किसी बंजर भूमि या खेतियार भूमि को किसी को प्रदान की जाती है, फिर उसमें लोगों की बस्ती बसाई जाती है, और मतलब लोगों को बसाया जाता है, और बसा के उसको भूमि को उपजाई किया जाता था। तो भूमि को डेवलप करने का जो एक पद्धति थी उसको भूमि छिद्र न्याय कहा जाता था। तो उसी तरीके से दोस्तों ये छिद्र भूमि न्याय था, तो ये भी उसी के तरीके से था, जिसमें गैर कृषि भूमि और कृषि योग्य भूमि, मतलब दोनों तरह की भूमि को शामिल किया जाता था। और इन भूमि को किसी को दान में देकर या किसी को अधिकारी को देकर वहाँ पे उसको डेवलप किया जाता था, मतलब गाँव को बसाया जाता था, लोगों को बसाया जाता था। इस तरीके की व्यवस्था इस भूमि छिद्र न्याय या छिद्र भूमि न्याय में की जाती थी। तो ये दोनों तरह की भूमि होती है, जिसमें कृषि भी होती थी और गैर कृषि यानी कि बंजर भूमि भी होती थी। तो बंजर भूमि में गांव को बसा दिया जाता था, और जो कृषि योग्य भूमि थी उस पर खेती करवाई जाती थी। तो वास्तु का मतलब दोस्तों वास करने वाली भूमि, वास करने योग्य। तो वास्तु जैसे कि जो वास्तु वगैरह जो चीज़ें, जैसे कि कोई सा भी अगर घर मकान अगर हम कोई बनवाते हैं तो उसका वास्तु देखते हैं, तो वास्तु इसके ठीक है या नहीं है, इस तरीके की चीज़ें आपको याद होगी। तो वास्तु जो होता है दोस्तों वो वास करने वाली भूमि, यानी कि जो निवास करने वाली, जो रहने योग्य जो भूमि होती है उसको वास्तु कहा गया है। अपराहत यानी कि जंगल या पड़ती भूमि। तो पड़ती भूमि कौन सी होती है दोस्तों, जो बंजर मतलब जिसको कृषि योग्य बनाने योग्य नहीं होती, मतलब जो एक चारगाह टाइप की भूमि होती है जिसको पड़ती भूमि कहा जाता है। और उसको अगर चाहे तो पड़ती भूमि को आप जोत करके या उसको हल वगैरह चलाकर उसको कृषि भूमि में बदल सकते थे, तो उसको पड़ती भूमि कहा जाता है। तो अपराहत यानी कि पड़ती भूमि, आपको याद रखना है।
ब्रह्म दे तो ब्राह्मणों को भरण पोषण के लिए दे जाने वाली भूमि, तो ब्राह्मण से ब्रह्म, ब्रह्म आपको याद ही रखना है। तो ये तो ईजी है, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। अप्रदा, अप्रदा मतलब दोस्तों बिना बंदोबस्त वाली भूमि। तो प्रदा का मतलब हो गया बंदोबस्त, तो प्रदा का मतलब बंदोबस्त मतलब दोस्तों किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है, जो शासन के अंतर्गत जो भूमि रहती है जो वो बंदोबस्त वाली भूमि मानी जाती है। अप्रदा मतलब बंदोबस्त वाली भूमि, बिना बंदोबस्त की। अग्रहार भूमि तो मंदिर, ब्राह्मण एवं शैक्षणिक धार्मिक कार्यों को देने वाली प्रदत्त भूमि, मतलब उनको जो जिस तरीके से मदद मास दिया जाता था मध्यकाल के अंदर और शिक्षण संस्थानों को दिया जाता था, जैसे कि चोलकालीन प्रशासन में भी आपको अग्रहार भूमि यानी कि जो हमारा विजयनगर साम्राज्य उसके अंदर भी आपको देखने को मिलती है अग्रहार भूमि। तो अग्रहार भूमि का चलन जो है प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। तो गुप्त काल में भी अग्रहार भूमि जो मंदिर होता है, मठ होती है या शैक्षणिक संस्थान होता है या धार्मिक कार्य होता है उनके लिए अग्रहार भूमि दी जाती थी। ये आपको याद रखना है। भूमि कर जो, अब ये तो हमने पूरी भूमि व्यवस्था की बात कर ली थी, भूमि के क्या क्या नाम है तो इसको देख लेते एक बार और। क्षेत्र भूमि न्याय, गैर कृषि और कृषि योग भूमि जिसमें आपको बसावट के लिए भी और कृषि के लिए भी भूमि दी जाती थी। वास्तु, मकान या रहने योग्य जो जगह होती है उसके लिए। अपराहत जो होती है पर्ती या जंगल भूमि। ब्रह्मदेय यानी कि ब्राह्मणों के लिए देने जाने वाली भूमि। अप्रदा यानी कि बिना बंदोबस्त वाली भूमि। और अग्रहार भूमि जो शैक्षणिक धार्मिक कार्य के लिए प्रदान की जाती थी। ये हमने भूमि के बारे में देख लिया है। अब इसके बाद दोस्तों भूमि कर की बात कर लेते हैं। तो भाग, उद्रक, भोग और उपरिक। तो भाग जो होता है दोस्तों ये नगद रूप में लिया जा, मतलब भूमि कर लेने के बाद जो लगान वगैरह वसूल कर ली जाती थी उसके पश्चात जो अलग से लिया जाता था उसको भाग कहा जाता था। उद्रक, भोग और उपरिक, तो ये चार प्रमुख कर हैं जो भूमि कर के रूप में माने जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन भूमि कर में शामिल था, तो ये चारों भूमि कर में शामिल थे, भाग, उद्रक, भोग और उपरिक। इसके बाद अन्य कर की बात कर लेते हैं। अन्य कौन कौन से कर थे दोस्तों? अन्य कर में कौन कौन से थे? तो विष्टि, विष्टि तो आपको याद ही होगा दोस्तों, बेगार कर। गुल्म, तो गुल्म दोस्तों आपको अगर मौर्य प्रशासन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो गुल्म में आपको सैन्य छावनी बताई गई है। गुल्म में सैन्य छावनी बताई गई है। मगर गुप्तकालीन प्रशासन की अगर बात करें तो गुल्म को आपको वन से उत्पन्न, गुल्म और वन, गुल्म वन आपको याद रख लेना है दोस्तों, गुल्म और वन, तो वन से उत्पन्न सामग्री पर लगने वाला कर। और आपसे अगर मौर्यकालीन प्रशासन में अगर गुल्म पूछा तो सैन्य छावनी बताना है, और आपको गुप्तकालीन प्रशासन में वन से उत्पन्न सामग्री पर लगने वाला कर। में जो होता था दोस्तों अन्य रूप में यानी कि नगद रूप में ये कर लिया जाता था, अनाज के रूप में, अनाज के रूप में लिया जाता था दोस्तों। में जो नामक जो कर होता था अनाज के रूप में लिया जाता था, ये आपको याद रखना है, जो हमने मौर्य प्रशासन में भी पढ़ा था। हिरण्य नामक जो कर होता था दोस्तों ये नगद लिया जाता था, धन के रूप में, धन रूप में मतलब नगद रूप में ये कर लिया जाता था, हिरण्य नामक जो कर होता था। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आ जाता है भूतोपांत प्रत्यय। तो भूतोपांत प्रत्यय होता है तो आयात की जाने वाली वस्तु पर लगता था, जैसे कि किसी दूसरे देश से जो आयात की जाती थी, निर्यात करने पर नहीं, जो दूसरे, जैसे कि ये मगध है या किसी अवंती प्रदेश से अगर कोई चीज़ मंगवा रहा है तो ये आयात हो रही है, तो आयात होने पर जो कर लगता था उसको भूतोप्रांत मतलब दूसरे प्रांत से जो चीज़ मंगवाई जा रही है उस पर लगने वाला कर। तो प्रांत आ रहा है तो दूसरे प्रांत मतलब भूतोप्रांत मतलब दूसरे प्रांत। इसके बाद दोस्तों शोल्किक, तो शोल्किक जो है दोस्तों सीमा शुल्क विभाग का अध्यक्ष होता था। तो शोल्किक जो होता है सीमा शुल्क मतलब बॉर्डर पर जो टैक्स लेता था, जैसे कि आयात करे और निर्यात करे, तो बॉर्डर पर ये कर लिया जाता था। तो उस पर जो एक शोल्किक नामक एक चौकी होती है, उस पर एक शोल्किक नामक अधिकारी बैठता था, जो हम देखेंगे उसको मंडापिका वगैरह ऐसा कुछ कहा जाता है, तो हम देखेंगे। तो शोल्किक जो होता है सीमा शुल्क विभाग का अध्यक्ष होता था। तो यहाँ पे बॉर्डर पर बैठकर जो आयात निर्यात नामक जो कर वसूल करता था उसको शोल्किक कहा जाता था। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो विष्टि आपका बेगार है, गुल्म आपका वन से उत्पन्न सामग्री, में आपका अनाज के रूप में अन्य रूप में कर लिया जा रहा है, हिरण्य आपका नगद रूप में धन के रूप में, भूतोप्रांत जो है आपका आयात पर लिया जाने वाला कर है। इसके बाद भूमि प्रशासन से संबंधित अधिकारियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भूमि प्रशासन से संबंधित कौन कौन से अधिकारी होते थे? तो ध्रुववर्धीकरण, ध्रुववादीकरण नामक एक अधिकारी होता था, जो हमने देखा था दोस्तों इससे पहले भी। अष्टकुलाधिकारी नामक एक अधिकारी हमने देखा था, जो भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी था। तो इसके बाद हम देख लेते हैं ध्रुववादीकरण नामक एक अधिकारी होता था, जो भूमि से कर संग्रह करता था।
तो और हमने मौर्य प्रशासन में क्या देखा था दोस्तों, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता नामक अधिकारी होता था। समाहर्ता जो था वो भूमि से कर संग्रह करता था, मगर गुप्तकालीन प्रशासन में आपका भूमि कर का संग्रह करने वाला ध्रुवाधिकरण नामक अधिकारी होता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको यहाँ पे उलझना नहीं है, आपको देखना है कि मौर्यकालीन प्रशासन पूछा है या गुप्तकालीन प्रशासन पूछा है। अगर मौर्यकालीन पूछेगा तो आपको समाहर्ता बताना है, और गुप्तकालीन पूछेगा तो ध्रुवाधिकरण बताना है। इसके बाद दोस्तों महाक्षपटलिक, तो महाक्षपटलिक तो आपने वहाँ भी देखा था मौर्यकालीन में भी और आपका गुप्तकालीन में भी। ये लेखा प्रभारी, तो लेखा प्रभारी मतलब लेखा प्रभारी का मतलब दोस्तों जितने भी लिखा पढ़ी के कागजात होते हैं, जितने भी जो भी अभिलेख वगैरह होते थे, वो सारे उनका प्रभारी होता था महाक्षपटलिक। और दोस्तों यहाँ पे आपको कर्णिक नामक एक अधिकारी देखने को मिलता है जो भूमि अभिलेखों का संरक्षक होता था। भूमि अभिलेखों का संरक्षक मतलब कोई खाता खसरा की नकल वगैरह, उनकी ज़मीन के जो रिकॉर्ड है, ज़मीन के जो कागजात है, ये ज़मीन के जो विक्रय पत्र वगैरह, ये जितनी भी जो भी चीज़ें होती है उन सभी को संरक्षित रखने वाला, उन सभी का संरक्षक जो होता है दोस्तों कर्णिक नामक अधिकारी होता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, महाक्षपटलिक जो होता है लेखा प्रभारी होता था, वो कर्णिक नामक जो अधिकारी होता है ये भूमि लेखों का संरक्षक होता है। अब बाद में हम देख लेते हैं दोस्तों दिवीर नामक एक अधिकारी होता है। तो हमने दिवीर का हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में। कायस्थ नामक एक अधिकारी होता है, वो भी लिखा पढ़ी का कार्य करता था। तो यहाँ पे दिवीर नामक जो अधिकारी होता है ग्रामीण प्रशासन में होता है, जो लिपिक या लेखक होता है। मतलब ग्रामीण प्रशासन में जितने भी लिखा पढ़ी का जो कार्य होता था, जिससे भी कोई भी रिकॉर्ड बनाना है, किसी का विक्रय पत्र कंप्लीट करना है या लिख के कोई सी आदेश देना है, तो वो दिवीर नामक अधिकारी करता था। मगर बड़े लेवल पर हमने देखा था दोस्तों, प्रांतीय लेवल और जिला प्रशासन लेवल पर कायस्थ नामक अधिकारी ये कार्य करता था। इसके बाद न्यायाधिकरण नामक एक अधिकारी होता था। तो न्यायाधिकरण जो होता है दोस्तों भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता था। तो भूमि संबंधी से किसी ने किसी की ज़मीन छुड़ा ली है, किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, किसी की ज़मीन बेच दी है मगर वो फिर भी बेईमानी कर रहा है, तो ये सारे जो कार्य होते थे वो न्यायाधिकरण के अंतर्गत माने जाते थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो एक बार और देख लेते हैं, ध्रुवाधिकरण जो है भूमि संग्रह से संबंधित है, समाहर्ता मौर्यकालीन प्रशासन में माना जाएगा। महाक्षपटलिक जो है लेखा प्रभारी है, कर्णिक जो है भूमि अभिलेखों का संरक्षक है, दिवीर जो है लिपिक है, और न्यायाधिकरण जो है भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है दोस्तों। तो वीडियो में अगर आपको कुछ भी अगर फिर भी डाउट रहेगा या कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जो भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो आप कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अगर आपको कहीं भी अगर कुछ डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई मिस प्रिंट या कोई सी बात अगर गलत बोल दी है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे वो आप कमेंट्स ज़रूर करें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।